नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोले स्टडी पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, आगामी जो भी परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट जीके को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यह प्रयास सराहनीय हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं टॉपिक में आज हम लोगों के बीच जो पहला टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी मतलब एग्जामिनेशन है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है, वहाँ पे आपको पेपर में इस टॉपिक में से कुछ प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। डियर फ्रेंड, सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है नाटो। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैं इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि नाटो क्या है। डियर फ्रेंड्स, नाटो का मतलब होता है, नाटो मीन्स है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। और सबसे फर्स्ट चीज इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप वर्ल्ड मैप को ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो आप वहां पे देखेंगे अटलांटिक ओशियन को, अटलांटिक ओशियन को। तो अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में कुछ देश दिखाई देगा। अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में कुछ देश दिखाई देगा। जब हम मैप का स्टडी करते हैं, मैप का अध्ययन करते हैं, तो टॉप में होता है नॉर्थ, बॉटम में साउथ, लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट। तो जब आप अटलांटिक ओशियन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके साउथ में आप लोगों को कुछ कंट्री दिखाई देगा और नाटो में टोटल वही कंट्री है। इसी वजह से नाटो इसका नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें इसी वजह से इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पड़ा, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ जो कंट्री है वो अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ वाला कंट्री है। सबसे फर्स्ट चीज। दूसरा चीज की नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होता है। इसकी स्थापना होती क्यों है? डियर फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की शुरुआत जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 में, 1945 में। उसके बाद विश्व में दो महाशक्ति, दो ध्रुव उभर करके सामने आता है। तो मतलब दो महाशक्ति उभर करके सामने आती है। एक आती है अमेरिका और दूसरा आता है यूएसएसआर। इन दोनों के बीच 1945 में स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। और यही शीत युद्ध स्टार्ट होता है इन दोनों के बीच, चूंकि अमेरिका पूंजीवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है और यूएसएसआर साम्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है। साम्यवादी सोच का मतलब है कि यह दूसरे देशों को अपनी ओर आकर्षक करता है, दूसरे देशों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है। और इन दोनों में कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मतलब कि डायरेक्ट रूप से ये लोग वॉर नहीं करते हैं, इन दोनों में कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और यही कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट आगे चल करके सोवियत संघ का, मतलब कि यूएसएसआर का विघटन का रूप लेता है। 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है। इसी के साथ कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। अब उससे पहले चूंकि दोनों में, दो महाशक्ति में युद्ध चल रहा था, एक था यूएसएसआर और एक था यूएसए, मतलब अमेरिका। चूंकि ये कोल्ड वॉर था तो अमेरिका अपना एक अलग कूट बनाया, मतलब एक अपना अलग सैन्य संगठन बनाता है और वही सैन्य संगठन का नाम देता है वो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इधर यूएसएसआर भी अपना एक सैन्य संगठन बनाता है जिसका नाम देता है वो वार्सा पैक्ट। क्या नाम देता है? वार्सा पैक्ट। यूएसएसआर भी अपना एक संगठन, सैन्य संगठन बनाता है। उस सैन्य संगठन का मेन मकसद रहता है कि इस संगठन में कोई भी देश, मतलब इस संगठन में जो भी सदस्य हैं, अगर उस सदस्य देश के ऊपर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो उससे मतलब उसमें सहयोग करेंगे। जो भी इस संगठन के सदस्य हैं वे सभी लोग मिल करके, और जो पीड़ित देश है जिसके ऊपर दूसरा देश अटैक कर रहा है
उसका ये प्रोटेक्शन करेंगे। मतलब सिंपल सा चीज है कि ये सामूहिक सुरक्षा के लिए ये सैन्य संगठन का निर्माण किया गया यूएसए के द्वारा, नाटो का, और इधर यूएसएसआर के द्वारा वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये कोल्ड वॉर खत्म कैसे होता है? तो कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 में, जब यूएसएसआर का विघटन होता है, यूनियन सोवियत स्टेट ऑफ रूस का जब विघटन होता है तो उस समय कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, अभी आप लोग हाल ही मतलब आए दिन जो यूक्रेन और रशिया के बीच कंफ्लिक्ट हो रहा है, उस कंफ्लिक्ट के बारे में आए दिन सुनते रहते होंगे। इस कंफ्लिक्ट में नाटो के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वह सब मिल करके रसिया के ऊपर अटैक कर देते। ये किस आर्टिकल के तहत ऐसा कहा जाता है? मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन से नाटो के कौन से आर्टिकल के तहत यह प्रावधान है कि नाटो के कौन से आर्टिकल के तहत सामूहिक सुरक्षा के बात की जाती है? तो आर्टिकल 5 नाटो के आर्टिकल अनुच्छेद 5 के तहत यह कहा गया है सामूहिक सुरक्षा की बात की गई है। मतलब अगर कोई भी देश नाटो के सदस्य देश के ऊपर आक्रमण करता है तो इसके जितने भी सदस्य देश हैं वह मिल करके और उस देश के ऊपर अटैक करेंगे, मतलब सामूहिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। आर्टिकल 5 इसका उल्लेख करता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि नाटो में टोटल कितने मेंबर हैं, तो नाटो में टोटल 30 मेंबर है, मतलब टोटल 30 स्टेट कंट्रीज का सदस्य है, जिसमें से 28 यूरोपियन स्टेट है और दो ठो जो है नॉर्थ अमेरिकन स्टेट है। दो ठो कौन है? दो ठो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में मतलब रिसेंटली कौन सा देश इसमें, किस देश को इसमें इंक्लूड किया गया? तो 2020 में इसमें नॉर्थ मैसेडोनिया को इंक्लूड किया गया। 2020 में 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया को इसमें इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से पहला जो हम लोगों के बीच टॉपिक था नाटो, मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था नाटो, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन की बात करो तो यूरोपियन यूनियन की शुरुआत मतलब 1951 में, पहले इसका नाम यूरोपियन यूनियन नहीं था। पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जो कि 1951 में पेरिस की संधि के साथ स्टार्ट होता है। और पेरिस की संधि ट्रीटी ऑफ पेरिस 6 कंट्रीज के साथ मिलकर के की जाती है। कौन कौन सा कंट्रीज था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा कंट्रीज था? तो वो था वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड्स। ये 6 देश मिलकर के पेरिस की संधि करते हैं 1951 में। उसके बाद 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम होता है। ट्रीटी ऑफ रोम में इस नाम को यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का नाम मतलब जो है इसको बदल करके और EEC यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी नाम इसको जो है दिया जाता है। यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी इसका नाम रखा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ रोम के तहत जो कि 1957 में होता है उसमें इसका नाम बदला जाता है। किसका? इसमें यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का नाम EEC रखा जाता है, यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी रखा जाता है। फिर नेक्स्ट होता है 7 फरवरी 1992 को मैस्ट्रिच की संधि। मैस्ट्रिच की संधि जो होती है वो होती कब है? तो ये होता है 7 फरवरी 1992 को, लेकिन ये पूरी तरह से लागू होता है 1 नवंबर 1993 को। इसमें मैस्ट्रिच की संधि में क्या कहा जाता है? तो मैस्ट्रिच की संधि में 2 बात बोली जाती है। पहला बात बोला जाता है कि यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी का नाम बदल करके यूरोपियन यूनियन कर दिया जाए, और दूसरा बात बोला जाता है कि यहाँ पे एक मुद्रा सुझाव, मतलब कि एक मुद्रा सुझाव की बात की जाती है। मतलब कि जो भी कंट्री यूरोपियन यूनियन में शामिल है, मतलब कि यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी में शामिल है, उन कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्रा चलेगा। मतलब कि इन कंट्रीज में सिर्फ एक ही मुद्रा को महत्व दिया जाएगा।
और वो मुद्रा था यूरो। अभी वर्तमान में 19 देश में यूरो चलता है, वर्तमान में 19 देश में यूरो चलता है। मतलब यह बोला गया कि यूरोपियन यूनियन में सिर्फ और सिर्फ यूरो को ही महत्व दिया जाएगा। एक मुद्रा सुझाव का यहाँ पे बात रखा गया। वर्तमान में 19 देश में यूरो का यूज किया जाता है। तो 7 फरवरी 1992 में मैस्ट्रिक्ट की संधि होती है और आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बताइए किस संधि के तहत यूरोपियन यूनियन नाम पड़ता है। मतलब किस संधि के तहत यूरोपियन यूनियन नाम पड़ता है, और साथ ही साथ किस संधि में एक मुद्रा सुझाव की बात की जाती है। तो मैस्ट्रिक्ट की संधि कब होता है? 7 फरवरी 1992 को लागू कब होता है? 1 नवंबर 1993 को। नेक्स्ट आते हैं कि यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर कितना है। तो यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर 28 है। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में प्रेजेंट में यूरोपियन यूनियन में कितना सदस्य है, वर्तमान में इसमें ओनली 27 मेंबर्स ही हैं। कौन सा कंट्री अभी हाल ही मतलब रिसेंटली में इसको छोड़ा है? तो अभी यूके यूनाइटेड किंगडम इसको छोड़ दिया, ठीक है। हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसमें से जैसे यूके अलग हुआ तो अलग होने के लिए इसमें क्या प्रावधान है? तो अलग होने के लिए ट्रीटी ऑफ लिस्बन है। ट्रीटी ऑफ क्या है? लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन में आर्टिकल 50, ट्रीटी ऑफ लिस्बन में आर्टिकल 50 जो है वही यह बात करता है किसी भी कंट्री को इससे बाहर निकलने के लिए। कोई भी कंट्री अगर यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलता है तो उसके लिए आर्टिकल 50 उसको बाहर निकलने के लिए यह रास्ता दिखाता है। मतलब आर्टिकल 50 का प्रयोग करके कोई भी कंट्री इसमें से बाहर निकल सकता है। और आर्टिकल 50 क्या है? तो ये ट्रीटी ऑफ लिस्बन जब हुआ था उस समय आर्टिकल 50 को लाया गया। मतलब ट्रीटी ऑफ लिस्बन में आर्टिकल 50 को लाया गया। और ट्रीटी ऑफ लिस्बन कब हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुआ था 2007 में, 2007 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुआ। लेकिन पूरी तरह से लागू कब हुआ? तो पूरी तरह से लागू हुआ ये 2009 में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने समझा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझा, एक नाटो और एक यूरोपियन यूनियन। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों के बीच इसी तरह से कोई दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेकर के जल्द ही आने वाला हूं। अगर मेरे द्वारा यह किया जा रहा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।